नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मंडल कमंडल रिटर्न्स पर। आज की सियासत में देखा जा रहा है कि यह सियासत 90 के दौर में लौट चुकी है। बीजेपी ने अपना भगवा चोला ओढ़ लिया है। जिस तरह 90 के दशक में राम मंदिर का नारा खूब गूंजा, विपक्ष ने जातीय एकता का राग छेड़ दिया। वही 90 के दशक वाली स्थिति जो जातीय जनगणना को लेकर चल रही थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर 2029 के चुनाव की बिसात बिछ रही है। तैयारी वही मानी जा रही है, लेकिन जातीय और धर्म पर ध्रुवीकृत होती जा रही है सियासत। 90 के दौर की झलक इसमें देखी जा रही है। राम मंदिर के तर्ज पर मंदिर मुक्ति की लड़ाई, यूपी का संभल शहर नई अयोध्या बन रहा है। संभल को लेकर जो परिस्थितियां बन रही है, काशी मथुरा की भी चर्चा हो रही है, तो जो आवाज है वो अजमेर की दरगाह तक पहुंच रही है। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की तैयारी, सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठ रही है। बीजेपी शासित राज्य में हिंदुत्व का एजेंडा हावी हो रहा है। हिंदुत्व के आइकॉन बन रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव। महाकुंभ में योगी पहुंचे, पूरी कैबिनेट। आज कैबिनेट की बैठक, महेश्वर में मोहन कैबिनेट बैठक की तैयारी। 90 की मंडलवादी सियासत का रुख कर रहा है विपक्ष। जातीय जनगणना की मांग पर ओबीसी को लामबंद करने में विपक्ष जुटा हुआ है। संविधान रैली, जय बापू जय भीम जय संविधान रैली निकालने जा रहा है। अपने परंपरागत वोटर्स को अपने पाले में वापस लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। तो धर्म और जाति पर ध्रुवीकृत क्यों हो रही है सियासत? 90 के दौर में लौटी सियासत, चर्चा आज इसी पर करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। राहुल जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। मंडल कमंडल रिटर्न्स चर्चाएं हो रही है इसलिए क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिख रही है। 90 के दशक में जो हमने देखा था, जाति को लेकर जो नारे लग रहे थे उस समय, और बीजेपी का जो मुद्दा था, नारा था राम मंदिर को लेकर, खूब गूंजा। तो मंडल कमंडल की बात हुई। अब फिर उसी तरह की तस्वीरें दिख रही है। चूंकि अब केंद्र में सत्ता है बीजेपी की, तो तमाम चर्चाएं हो रही है। हिंदुत्व का चेहरा माने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव का भी नाम उसमें जुड़ रहा है, क्योंकि इस तरह के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं सनातन को लेकर। तो जाति और धर्म पर ध्रुवीकृत होती हुई सियासत आज की देखी जा रही है। समझेंगे पहले तो आपसे इसको लेकर क्या परिस्थितियां। देखो प्रसाद जी, ये क्या है कि राजनीति की जो दिशा है और दशा है, इन दोनों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको समझना होगा। अब जो राजनीति, जिनको भी राजनीति करनी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सबको जातियों को लेकर के ही समीकरण अपने राजनीतिक बिठा लेना है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या के लिए जो रथ निकला था, जो और राम मंदिर की स्थापना हो गई, तो आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो हिंदुत्व को लेकर के ही हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रयास किया कि वो दूसरे जातियों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, दलितों के साथ में और अन्य वर्गों के साथ में एक सामंजस्य बिठा करके देश की राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन ये फार्मूला लगभग फेल होता चला गया और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे से अपना रास्ता फिर से मोड़ा और वो हिंदुत्व की ओर चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ एक ही साधन है और एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है हिंदुत्व। और हिंदुत्व के सहारे ही वो इस देश पर राज्य करना चाहती है या सत्ता में बने रहना चाहती है। उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, जहां जहां उसकी सरकारें हैं। आप तमाम जगह देख रहे हैं कि वो हिंदुओं को लेकर के अग्रेसिव मूड में है और तमाम योजनाएं जिस तरीके से बनाई जा रही हैं वो भी हिंदुओं को लेकर के ही बनाई जा रही है। अब रह गया भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और दूसरे दलों का, तो दूसरे दलों ने चेष्टा जरूर की है कि दूसरे जातिगत समीकरणों को अपने पाले में ले आए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हर राजनीतिक दल
इस देश में अलग अलग राजनीति कर रहा है। तो कोई पिछड़ों को लेकर के राजनीति करता है, तो कोई मुसलमानों को लेकर राजनीति करता है, कोई आदिवासियों को लेकर करता है, तो अगला पिछला, तो तमाम तरह अलग अलग वर्गों में सबके वोट बैंक अलग अलग है। तो सबकी राजनीति जाकर के एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रही, क्योंकि सब तमाम राजनीतिक दल अलग अलग जातियों को विशेष रूप से सक्रिय, तो ये सक्रियता इनकी सफल नहीं हो पाती। भारतीय जनता पार्टी इसमें नंबर 1 इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों को पकड़ लिया, हिंदुत्व को पकड़ लिया और हिंदुत्व की राह पर वो आगे निकल पड़ी। नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारे राज्य सरकारें हैं, उनके नेता हैं, उनकी रणनीति है, उनकी तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो इसके अलावा कहीं भी नहीं करती। तो आप ये देखिए कि उसको एक सीधा सीधा विकल्प मिल चुका है कि देखिए इस समाज में या फिर कहे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप यदि मुद्दों की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं या तमाम तरह के कहीं भी जो उलटफेर हो रहे हैं उन चीजों की बात करते हैं, तो उस पर व्यक्ति नहीं केंद्रित होता। केंद्रित कहाँ होता है? केंद्रित होता है आपके समाज पे, आपके धर्म पे। और धर्म एक ऐसा मुद्दा है कि धर्म पे चाहे शिक्षित वर्ग हो, अशिक्षित वर्ग हो या कहीं का भी रहने वाला हो, वो एकजुट हो ही जाता है। और ये घुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ा दी है कि धर्म के ऊपर अटैक होगा तो सबको सनातन को एक होना है। इसलिए आपको पूरे देश में सनातन सनातन की आवाज सुनाई दे रही है। तो सनातन अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में सत्ता में और आने वाले 2029 में भी सत्ता में काबिज होना है। और यहाँ तक कि जो राज्य सरकारें हैं वहां भी काबिज होना है। तो ये हिंदुत्व का कार्ड तो बिल्कुल सिर चढ़ करके बोलेगा और उसी पर भी काम होना है। दूसरी चीज ये होती है कि देखिए जिस युवा को रोजगार की तलाश करना थी, जिसको पढ़ाई करना थी, उन सभी लोगों को, या आप कहें कि हिंदुस्तान में ये बार बार चला है कि हमारा देश युवाओं का देश है, और युवाओं को यदि आपने एक तरफ धकेल दिया है तो राजनीति आपकी सध जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि राजनीति युवाओं को यदि मुद्दों से हटाना है या मुद्दों पर चर्चा उनसे नहीं करवानी है, उनको चिंता मुक्त करना है, तो आप उनको वहाँ धकेल दीजिए, मंदिरों की ओर धकेल दीजिए, नदियों की ओर धकेल दीजिए, या कह दीजिए कि आप उनको अफीम पिला दीजिए धर्म की, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, निश्चित अवस्था में रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हुआ कि देश का युवा बिल्कुल हिंदुत्व की ओर या सनातन की ओर हो गया, उसी धारा में बहने लगा है। अब वो अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहा। वो किसकी चिंता कर रहा है? देश में धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, हम नहीं तो धर्म नहीं। तो सीधी बात हो गई है कि आप कहीं से भी कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उसको सीधे सीधे कहाँ से जोड़ देते हैं? धर्म से जोड़ दिया जाता है। अब हर तरफ से कोई भी बात कही, अब विकसित भारत होगा तो हम एकजुट रहेंगे, धर्म हमारा बचा रहेगा तो देश बचेगा। ये तमाम चीजें जो आप बार बार सुन रही हैं, वो चीजें लेकर के धर्म के ऊपर ही जाकर के सिर्फ तो कहे कि पहले ये कहा जाता था कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखा जाए, धर्म अपने हिसाब से चलेगा, राजनीति अपने हिसाब से चलेगी। कभी भी राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये हो गया कि राजनीति में यदि धर्म का समावेश नहीं होगा तो राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस सिद्धांत पर काम चलने लगा है। तो अब आप छोड़ दीजिए कि ना आर्थिक चिंता है, ना मनसुख, ना महिलाओं की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, ना गरीबों की चिंता है। तो यहाँ जाकर के सीधा सीधा मामला ये हो गया कि अब आप हिंदुत्व को खेलिए। और भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे इस मामले को आगे लेकर के बढ़ रही है और लगातार बढ़ती चली जाएगी। आप उसके देखिए, अभी हुआ है कि मंदिरों के जो पुजारी हैं उनका भी वेतन बढ़ाया जाएगा और फिर एक आयोग भी बनाया जा रहा है सनातनियों के लिए। तो ये तमाम चीजें जो आ रही हैं। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जो एक मामला आगे बढ़ा है, ये खुदाई वाला मामला, कि हर तरफ हिंदुस्तान सदियों से, मतलब कई दशकों से लेकर के शताब्दियों तक गुलाम रहा, जिसके ऊपर आक्रमण होते रहे। और जो आक्रांता आए हैं उन्होंने कुछ न कुछ उलटफेर किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ जितना भी नवनिर्माण हुआ है या जितने भी मंदिर हैं या जितनी भी मस्जिद हैं, तो हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर छुपा हुआ है, ऐसा आप कह नहीं सकते। लेकिन एक ऐसी घुट्टी पिलाई जा रही है पूरे देश को
कि जहाँ भी मस्जिद है उसके नीचे मंदिर है छुपा हुआ। तो बिल्कुल नरेटिव सेट किया जा रहा है, या फिर ये कहे कि इमोशनल कार्ड प्ले करके ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन दूसरी, देवदत्त जी का रुख करूंगी, राहुल जी आऊंगे आपके पास। ऐसी परिस्थिति जाति को लेकर भी देखी जा रही है देवदत्त जी। जिस तरह जब मंडल आयोग का गठन हुआ था, अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर चर्चाएं थी, वो 90 का दौर था, आजादी के बाद की परिस्थितियां अलग थी। आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है, उससे बहुत परिस्थितियां बदल चुकी है। आज बात होनी चाहिए, जिस तरह से रंजन जी ने भी कहा कि मुद्दे होने चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, देश आगे कैसे विकास करेगा उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन फिर हम उसी दौर में लौट रहे हैं। ये क्या है, आगे क्या परिस्थितियां और बनेंगी कि एक धर्म राजनीति से अछूता नहीं है, एक जाति समाज वर्ग से बढ़कर राजनीतिक वर्ग हो चला है। देखिए, राजनीतिक दलों में जब से एक थोक में वोट और सरलता से प्राप्त करने की एक जो लालसा बढ़ गई है, तो वो दो ही मुद्दे हैं, या तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर। पहले पुरुषार्थ के नाम पर वोट लेते थे, काम के नाम पर वोट लेते थे। पहले जीत की चाहत इस कदर नहीं थी कि हमें किसी भी प्रकार जीत चाहिए। पहले ये था कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आज ये है कि हम कैसे जीत रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे, इस पर आप देखें कि दोनों ही दल इस समय संविधान पर बहस छिड़े हुए हैं, जिस पे आज चर्चा भी हुई थी। तो अभी तो ये है कि जो दौर है पूरी दुनिया में या नई पीढ़ी में आधुनिकता का दौर है, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर एक सामान्य मानव के जीवन की तरफ कई संस्थाएं भी इशारा कर रही हैं कि इसकी तरफ जियो। लेकिन राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा यदि वोट मिलती है, मैंने कई बार देखा कि एक अच्छा खासा खांटी नेता चुनाव हार जाता है और यदि उसकी जाति के वोट उस क्षेत्र में नहीं है और कोई नौनिहाल किसी भी अनपढ़ को दे दिया, जाति के नाम पे जीत जाता है। ऐसे धर्म के नाम पर होता है। तो ये जो थोक में वोट लेने की लालसा और जीत की चाहत, इन दो कारणों से राजनीति बुनियादी मुद्दों से भटक रही है। आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत विकराल स्थिति बनी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल 5 स्टार होटल जैसे होते जा रहे हैं और वहाँ आम आदमी का इलाज या तो जेवर बेच के या तो खेती बेच के या कैसे भी ऐसे इलाज होता है, या उधार लेके। और सरकारी अस्पतालों में वैसा इलाज मिलता नहीं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना था, सब अस्पतालें भरे पड़े हैं। और शिक्षा का आप देख रहे हैं कितनी महंगी शिक्षा हो गई है, या आम आदमी को पढ़ाना दूभर हो गया है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को सरलता से मिलने थे, इस पे काम ज्यादा होना था, जो बुनियादी आवश्यकता है। और उसके बाद काम मिलना था। आज हमारा टैलेंट है, जो युवा है, वो विदेश जाके क्यों बस रहा है? क्योंकि उसकी प्रतिभा का वहाँ उपयोग हो रहा है, वो देश में वो अवसर नहीं पा रहा है। तो अभी भी राजनीतिज्ञों के लिए समय है कि जीत जाएं, अपनी टैलेंट को देश में ही रोकें और बुनियादी मुद्दों पे बात हो तो अच्छी सफलताएं इनको मिलेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम केवल जातीय धर्म के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे, वो एक बार जरा मानवीय आधार पर बुनियादी मुद्दों पर शुरू करें। क्योंकि अब तलाश रही है जनता की कौन है जो इन सब से इतर एक ऐसी बात करेगा जो हमारे लिए होगी, जो समाज के लिए होगी, देश के लिए होगी। आप कितना भी कुछ छल कपट पाखंड कर लें, बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी देवदत्त जी। बात होती है इसके अलावा भी, योजनाओं की बात होती है, रेवड़ियां बांटने की बात होती है और फिर उसको जन कल्याण का नाम दे दिया जाता है। ये भी आज के दौर की सियासत में चल रहा है। बिल्कुल, वो तो एक ऐसा हो गया कि वोट खरीदने जैसा हो गया और ये बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। और मुझे लगता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो सरकार जहाँ काबिल है उसको कोई हटा ही नहीं पाएगा। क्योंकि चुनाव के समय तक वो कुछ महीने पहले देखता है कि यदि स्थिति खराब है तो एक और ऑफर लेके आ जाता है। अभी दिल्ली चुनाव में बड़ा दिलचस्प नजारा चल रहा है। बिल्कुल, कौन क्या अधिकतम दे सकता है, इस पर प्रतिस्पर्धा लगी हुई है।
तो ये रेवड़िया एक तीसरा नया कल्चर आपने सही जोड़ा, जाति और धर्म के साथ एक रेवड़ी कल्चर भी आ गया है। लेकिन इन सब से क्या होना है, इन सब से अंततः खोखला होना है समाज को, देश को। देश मजबूत होगा बुनियादी मुद्दों पे, सामाजिक समरसता पर, धार्मिक जो समन्वय है उस पर, और नई पीढ़ी को जो रोजगार उस टैलेंट का उपयोग करने से। आज नहीं तो कल लौटना पड़ेगा दलों को, क्योंकि ये कब तक चलेगा। ऐसे में तो स्थिति बड़ी विकराल होती जाएगी। विकास के मुद्दे पर लोगों को एकजुट करना पड़ेगा और एक ऐसी धारा सबको जागरूकता लानी पड़ेगी कि हम केवल जाति, धर्म या लोभ लालच में वोट ना दें। हम पहले तो वो देखें उम्मीदवार और फिर उस दल को देखें, जिससे कि एक अच्छी चीज शुरू हो। राजनीति वोट जो बना था आजादी के बाद, वो समस्याओं के समाधान के लिए बना था कि आप वोट दो, जनता का शासन जनता के लिए काम करेगा। लेकिन अब वही वोट एक समस्या हो गई समाधान की जगह कि हम वोट कैसे प्राप्त करें, ये एक समस्या हो गई है। और उस समस्या को हल करते करते और समस्याओं में उलझते जा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे नेतृत्व अपने हुए हैं देश में आजादी के बाद, जो इस चीज में विश्वास ही नहीं रखते थे कि वो लोकसभा या विधानसभा लड़के सांसद में जाएं। वो केवल इसमें रखते थे कि मुद्दों पे बात हो रही है देश में कि नहीं हो रही, या कोई विपक्षी सांसद अच्छा वक्ता है, अच्छा विचारक है, तो उसको लोकसभा या विधानसभा में अंदर आ जाना चाहिए, जिससे वैचारिक जो है बहस सही हो सके। तो ये दौर कहाँ गया, इसी दौर को लौटाने की जरूरत है। अन्यथा हम धीरे धीरे ऐसे युग में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि आप कितना रेवड़ी बांटोगे, कितना जाति में बांटोगे, कितना धर्म पर लड़ाओगे, सब कितना हो, इसकी भी कोई एक सीमा होगी। बिल्कुल। 90 के दशक की सियासत की जब बात की जाती है तो मुद्दों की भी बात होती है रंजन जी। तब के जो नेता थे, जो नेतृत्व था, ये जिस तरह की बात अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अंबेडकर वादी बताने की होड़ जो चल रही है, संविधान को खतरा बताया जा रहा है। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान पेश किया था, संविधान सभा में अपना वक्तव्य दिया था, तब उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी, या उनकी एक चुनौती इसको माना था कि संविधान तो बन चुका है, लेकिन इसके सफल परिणाम तभी होंगे जब इसकी जिम्मेदारी जिस भी सरकार को मिलेगी या जनता जिसको देगी वो कितना बखूबी निभा पाता है। ऐसे ही समाज को लेकर, जाति को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि जब तक समाज में विषमता है तब तक सामाजिक न्याय की आवश्यकता होगी। लेकिन न्याय के नाम पर अभी क्या चल रहा है, या तो एकता अखंडता के नाम पर धर्म की बात कर दी जाती है या फिर जाति की बात कर दी जाती है। देखिए, देश प्रसिद्धा जी, जब देश आजाद हुआ था तब धर्म के आधार पर हमारे नेताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बट गया था, लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बात तभी सिरे से नकार दी गई थी और परिणाम सामने है कि पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर देश बना था, आज उसकी हालत क्या हो गई। अब हमें आजादी मिले बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, एक ही पीढ़ी निकली है, 70 साल ही हुए। यदि मनुष्य की यदि आप जीवन देखें, उम्र देखें तो 70-75 के लगभग होती है, तो एक ही दौर निकला है, एक ही पीढ़ी निकली है। लेकिन हस्र देखिए आप कि हमारे जो पूर्व नेताओं ने जिस चीज को दूरदर्शिता के साथ में समझा था, उसको जाकर के 70वीं वर्षगांठ पे आकर के समाप्ति की ओर आ गए। मतलब आप ये देखिए कि हम 70 साल के बाद में अपने पतन की राह पर निकल पड़े हैं। किसी भी देश का भला कभी नहीं होता धार्मिक आधार पे, होता है भला यदि वहां के लोगों की बुनियादी सुविधाएं अच्छी मिल रही हो, लोगों की जीवन शैली अच्छी हो, लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा हो, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिल रही हो, लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें मिल रही हो। ये तमाम चीजें जो होती हैं जीवन मूल्यों को बढ़ाती है। लेकिन जहां धर्म की बात होती है तो धर्म सिर्फ अंधा अनुकरण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति
धार्मिक है, वो अपने अपने धर्म को अपने अनुकूल मानता है। आप उसको यदि विखंडित करने की चेष्टा करेंगे तो हर व्यक्ति अपने बचाव में खड़ा होता है। अब यहाँ ये हुआ कि आप सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं और तमाम समुदाय, तमाम वर्गों के लोग हैं, तो ये कभी नहीं होता था हिंदुस्तान में कि अलग अलग वर्गों की, 3-4 वर्गों की सिर्फ पहचान होती थी। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आप हिंदुओं की भी बात कर लें तो हिंदुओं में भी इतने वर्ग ढूंढ दिए गए हैं, इतने खंड खंड कर दिए गए हैं कि नर्मदा के पार का ब्राह्मण कुछ और है और नर्मदा के इस पार का कुछ और है, गंगा के पार का कुछ और है, गंगा के इस पार का कुछ है। तो मतलब आप ये देखिए कि सामाजिक विघटन इतने तरीके से हो गया कि ब्राह्मणों को या हिंदुओं को भी ढूंढना पड़ रहा है कि हम कौन से हिंदू, अगड़े या पिछड़े। तो यहां भी विखंडन हो गया। पहले ये था कि चलिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस 4-5 वर्ग थे, चलता था। लेकिन अब आपने छोटी छोटी वर्गों को भी इतनी जातियों में विखंडित कर दिया। या तो आप आरक्षण का रोग, वोट का रोग, इन चीजों को मान सकते हैं। तो हिंदुस्तान की राजनीति आप ये देखिए हमेशा बदली है। आंदोलनों की राजनीति यहाँ रही है। जिस मंडल कमंडल की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में मंडल कमंडल से एक प्रधानमंत्री बीपी सिंह आ गए थे। एक और आंदोलन चला था राम मंदिर का। इसके बाद तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई थी। तो आंदोलनों को देखिए, तो आंदोलनों से यहाँ सरकार बनती बिगड़ती रही है। लेकिन स्थायी रूप से किसी को यह समझ लिया जाए कि धर्म के आधार पर राजनीति चलेगी तो नहीं चल पाती। देश का कुछ होना चाहिए, पेट में कुछ भला होगा, पेट भरे रहेगा तो भगवान का नाम निकलेगा। कहते हैं ना हमारे यहाँ, जब तक कि पेट भरा नहीं होता तो ईश्वर का भी नाम नहीं निकलता। तो अब आप ये सोचिए कि कैसी कैसी राजनीति की जा रही है इस देश में। मुद्दों से भटका के धर्म की ओर ले जा करके मुद्दों की बात करना चाहिए, देश के विकास की बात करना चाहिए, देश की आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करना चाहिए। आर्थिक स्थिति देखिए देश की कहां बनी है, क्या बचा देश के पास में? युवाओं के पास में उनका भविष्य नहीं बचा। सामाजिक समरसता खत्म हो गई, समाज का ढांचा बिगड़ गया, परिवार का ढांचा बिगड़ गया। अब ये कह दिया, अब आप उठा करके देखिए, हम इंटरनेट की दुनिया में चल रहे हैं, बाकी देशों को भी सर्च करके देखिए। इंटरनेट का उपयोग सिर्फ वहां इतना होता है कि आपको सुविधाएं, मतलब आपको जो जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाए, वहां उतना है। हिंदुस्तान में देखिए इंटरनेट तो आग बोल रहा है यहाँ पे। धर्म, अध्यात्म, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट पे। तो क्या हुआ, भ्रमित कर दिया गया है युवाओं को, मानसिकता पूरी तरह से बदल दी गई है। जब आपको चिंता नहीं करना है, यदि देश में धर्म बच गया तो आप बच जाओगे, धर्म नहीं बचा तो आप समूल नष्ट हो जाओगे। इस देश की आधारशिला धर्म पे रखी जा रही है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व नेताओं ने इसकी आधारशिला को सबके सामंजस्य के साथ में स्थापित किया था। और सब वर्ग, सब जातियां यदि मिलजुल करके रहेंगी तो आज 70 सालों में जो देश खड़ा हुआ है, सबके मिलजुल करके खड़ा हुआ है। सब लोगों ने इसको मिलजुल के खड़ा किया। राजनेता अकेले खड़ा नहीं कर रहे। इस देश के 1 अरब जनसंख्या जो है, जो वोट देते हैं, जो नहीं वोट देते हैं, वो भी इस देश को बना रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं भूमिका है। वो हर क्षण चिंता और बढ़ जाती है जब सरकार ये बात करती है। सरकार, देवदत्त जी आपका रुख करूंगी, जब सरकार बात करती है धर्म की, जब सरकार के लोग बात करते हैं जाति के आधार पर, वोट बैंक या अपने परंपरागत वोटर्स की जब हम आपस में चर्चा करते हैं, तो यही परिदृश्य हमें समझ में आता है। तब की राजनीति में भी मंडल ने सियासत पूरी बदल कर रख दी थी। विपक्ष अब फिर उसी राह पर चल पड़ा है। संविधान रैली के माध्यम से हो या कोई और बात हो, संविधान को खतरा बताने की बात हो, और ये ठीक नहीं है। देवदत्त, बिल्कुल, जातीय जनगणना, संविधान पर खतरा, सब वो नहीं है। जनगणना हो तो एक अमीर गरीब की हो, एक इंटेलिजेंट कमजोर की हो, कुछ ऐसी जनगणनाएं हो जो जाति और धर्म से ऊपर होकर केवल मानव केंद्रित हो। कि कौन सज्जन शक्तियां हैं, कौन सज्जन शक्तियों से सराबोर है, कौन दुर्जन शक्तियां हैं, कौन, मतलब एक तरह का बहुत क्लियर कट है। जो समाज देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी जनगणना हो। और जो अपराधी हैं, जो समाज को नुकसान कर रहे हैं, नशे का व्यापार कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो इस तरह दुर्जन शक्तियों की अलग गणना हो, सज्जन शक्तियों की अलग गणना हो, तो देश तो सज्जन शक्तियों से सशक्त बनेगा। इस तरह की जाति जनगणना से, के आधार पर बांटने से
इससे कुछ नहीं होगा। नई पीढ़ी को ये सब पसंद भी नहीं है। वो तो एक कमरे में रहते हैं, ब्राह्मण और दलित बच्चे, और एक कमरे में रह के पढ़ाई करते हैं। सहिष्णुता का कितने भी गांव में कोई पावरफुल हो, लेकिन वो सब सामान्य से सबके साथ सबका दांत लेकर चलते थे। लेकिन आज जिस तरह से बीज बोए जा रहे हैं जाति की, ये जाति में तोड़ेंगे तो जाति की जो अपने यहाँ व्यवस्था है वो भी ध्वस्त होगी। सबके अपने अपने काम है, विधान है, और फिर अब तो सब एक रूप है, सब कोई ऐसा नहीं है। पहले तो छुआछूत थी, आज तो आपको नहीं पता होटल में कौन खाना बना रहा, सब खा रहे हैं। मंदिरों में सब जगह एक कुआं, एक पाठशाला हो गई है, एक मंडप भी हुआ है, कई जगह अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। तो अब तो बहुत आगे बढ़ने का समय है, बिल्कुल बांटने का नहीं, जोड़ने का समय है। और वो जुड़ेगा। जनता भी जागरूक हो रही है, समझ रही है क्या सही है क्या गलत है, और शायद राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा ये चीजें नहीं चलेंगी और ये देश के विकास के लिए ठीक भी नहीं है। समय की कमी है। आप दोनों मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंडल कमंडल रिटर्न्स पर चर्चा कर रहे थे हम कि 90 के दौर की सियासत क्या फिर लौट आई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी भगवा चोला ओढ़ने की राह पर है तो विपक्ष जाति की बात कर रहा है। देखना होगा इसका अंजाम क्या होता है। फिलहाल बाखबर में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।